हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कोमल सिसोदिया, आई एम फैकल्टी ऑफ साइंस। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। मैंने आपको पहली 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज़ की हेल्प ली जाती है, उसके इतना हमने पढ़ चुके थे। उसके बाद जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं, उनमें रेड ये सब चीज़ें होते हैं। वो अपना जो कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी प्लांट्स हो, अगर उसका रेड, ब्राउन या फिर किसी और कलर की लीव्स है तो इसका मतलब उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं उसकी थोड़ी सी लेक है, कमी है। ऐसे ही आपने मनी प्लांट्स में देखा होगा, मनी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी शेडेड होती हैं। शेडेड का मतलब थोड़ी सी हल्की सी उनमें वाइट होती है और ग्रीन होती है। तो जो वाइट पार्ट होता है उस लीव्स का, उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। लीव्स में जो ग्रीन पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस वही होता है। ठीक है, अब उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्यों नीड है? क्योंकि देखो, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ हमारी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर होते हैं? प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फूड किसी को नहीं मिलेगा और किसी की भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। ठीक है, बिना फूड के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑल लिविंग बीइंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन फूड मेड बाय द प्लांट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन all living beings directly or indirectly are directly or indirectly depend on food made by plants। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? फूड के ऊपर। और वो फूड कौन प्रिपेयर करता है? प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, और अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो लाइफ किसी की भी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, अब सेकंड देखो, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन भी कब मिलती है? जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो लिखिए ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड लिखिए ऑक्सीजन, जो हमारी ऑक्सीजन है वो क्या एक तरह से प्रोडक्ट है, बाय अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उस टाइम हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। इफ फोटोसिंथेसिस is absent, then oxygen cannot be released। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो एनिमल्स भी लिव सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, क्योंकि रेस्पिरेशन हमारा प्रोसेस कब होता है, जब फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है उसी से हम रेस्पिरेशन हमारा प्रोसेस होता है, जितने भी एनिमल्स का होता है। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा, और बिना रेस्पिरेशन के हमारी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। विदाउट रेस्पिरेशन, without respiration, no living beings can live। ठीक है, कोई भी लिविंग बींग्स लिव नहीं रह पाएगा, कोई भी लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो ये तो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब लिखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस क्या करता है, एक बैलेंस बना के रखता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को। बैलेंस किसकी वजह से है, फोटोसिंथेसिस की वजह से। इसलिए हमको प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने चाहिए, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो हमारी कम होए, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा हो जाएगी तो हमको ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, एनिमल्स को ही, क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं सब ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फोटोसिंथेसिस मेंटेन photosynthesis maintains a balance of oxygen and carbon dioxide। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का दोनों का बैलेंस बना के रखती है इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, थर्ड प्रोसेस समझ में आ गया। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये जो हमारा बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो दिस बैलेंस विल बी, दिस बैलेंस, ये जो हमारा बैलेंस है ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, विल बी डिस्टर्ब्ड विदाउट फोटोसिंथेसिस, विदाउट ठीक है। अगर बैलेंस, अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये जो बैलेंस बना हुआ है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ये डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉप्स के बारे में कि हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन हम किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हेडिंग डालिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब देखो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो जो अपना रेडीमेड फूड है वो किससे है, या तो प्लांट से या फिर एनिमल्स, किसी से भी लेकर अपना फूड, रेडीमेड फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड है प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, तो आप लिखिए plants that cannot prepare their food। ठीक है, जो प्लांट्स अपने आप प्रिपेयर फूड नहीं करते हैं उन्हीं प्लांट्स को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, एंड डिपेंड
दे आर डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, फॉर द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। समझ में आ गया? हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? हमारे जो प्लांट्स अपने आप फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं वो डिपेंड होते हैं और प्लांट्स के ऊपर या अदर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म्स के ऊपर किस लिए? न्यूट्रिशन लेने के लिए। हम उनको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं हम उनको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द या फिर दिस, ठीक है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उनको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब देखो इस टाइप के न्यूट्रिशन में और भी कैटेगराइज करा गया है, जैसे कि सैप्रोफाइट्स होता है, पैरासाइटिक होता है, ऐसे हैं। उनके बारे में दे आर कैटेगराइज एज, दे आर कैटेगराइज एज, फर्स्ट लिखिए पैरासाइट्स, सेकंड सैप्रोफाइट, ठीक है, और थर्ड लिखिए इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस, फोर्थ लिखिए सिम्बायोटिक, ठीक है। पैरासाइटिक होगा, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। ये सारे न्यूट्रिशन हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पैरासाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट डालिए पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट डालिए पैरासाइटिक, ठीक है। पैरासाइटिक, पैरा मीन्स क्या होता है अदर और साइट मीन्स क्या होता है डिपेंडेंट। पैरा मीन्स अब देखो पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन है वो होते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपने आप फूड नहीं बनाते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा जो डोडर प्लांट होता है जिसको हम अमर बेल बोलते हैं, वो ऐसे है, उसके वो थोड़ा सा येलोइश कलर होती है। और मैंने आपको बताया था जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है तो वो अपना फूड अपने आप नहीं बना पाते हैं। तो अमर बेल येलो कलर की होती है तो उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, इसलिए वो जो प्लांट्स के ऊपर फैल जाती है तो उसी होस्ट प्लांट के ऊपर वो डिपेंड होती है अपने फूड के लिए, ठीक है। तो पैरा मीन्स क्या था अदर एंड साइट मीन्स साइट मीन्स डिपेंडेंस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो
पैरासाइट्स मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं, हम उनको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, नॉन ग्रीन प्लांट्स विच लिव ऑन अदर प्लांट्स के ऊपर या अदर प्लांट्स से लिखिए, ऑन अदर प्लांट्स, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या है, वो जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एंड ऑब्टेन their food from them, और उन्हीं से अपना फूड लेते हैं, उन्हीं को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, आर कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। नॉन ग्रीन प्लांट्स अपने आप अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो जीवित रहने के लिए दूसरे ऑर्गेनिम्स के ऊपर, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और जिनसे वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उन्हीं को हम पैरासाइटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे कि हमारी डोडर प्लांट होता है, कॉमन एग्जाम्पल, कॉमन प्लांट लाइक डोडर प्लांट, जिसको हम अमर बेल बोलते हैं, ठीक है। अमर बेल हैज येलोइश कलर, ठीक है। इट इज एब्सेंट ऑफ, या फिर ग्रीन पिगमेंट लिखिए, ग्रीन पिगमेंट इज एब्सेंट, ठीक है। इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, ये अपना फूड नहीं बना पाती है, इसलिए ये किसके ऊपर डिपेंड होती है, जो भी उसका प्लांट होगा, ठीक है। तो प्लांट के ऊपर देखो, तो इट एब्जॉर्ब रेडीमेड फूड, इट एब्जॉर्ब्स रेडीमेड फूड, जो भी रेडीमेड उसका फूड है वो किससे लेती है, होस्ट से लेती है, ठीक है, फ्रॉम द होस्ट प्लांट, फ्रॉम द होस्ट प्लांट। और होस्ट प्लांट कौन सा होता है, जिस पे वो क्लाइंब करती है, इन विच इट क्लाइंब्स, ठीक है। अब देखो होस्ट प्लांट क्या होता है, जिस पर वो क्लाइंब करती है उसी को होस्ट प्लांट बोलते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड, और इनको हम क्या बोलते हैं, या फिर फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड उनको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टोरियल, ठीक है। हॉस्टोरिया हम किसको बोलते हैं, हॉस्टोरिया प्लांट्स हम उनको बोलते हैं जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, वो जिसके ऊपर क्लाइंब करते हैं, मतलब जिसके ऊपर वो चलती है बेल, उसी को हम होस्ट प्लांट बोलते हैं, और वो वहीं से अपना फूड लेती है, ठीक है। वो मतलब अपना रेडीमेड फूड दूसरे प्लांट से लेती है, तो जो दूसरों प्लांट्स के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, हम उनको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है, डोडर प्लांट। सेकंड डालिए सैप्रोफाइटिक, सेकंड डालिए
सैप्रोफाइटिक। ठीक है, अब देखो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं। सैप्रो मीन्स होता है जो डिकेइंग जो मैटर है, मतलब वो अपना प्लांट्स डेड एंड डिकेइंग प्लांट से लेते हैं, मतलब जो गली सड़ी चीज़ें होती हैं उनसे वो अपना फूड लेने के बाद अपनी मतलब बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि मशरूम हो गया, मोल्ड्स हो गया, ईस्ट हो गया, ये क्या करते हैं, ये इनके पास अपना, ये ग्रीन कलर के तो होते नहीं है, इसलिए ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ये जहाँ पर भी गली चीज़ें होती है, जैसे आपने देखा होगा जो वुड होती है, लकड़ी होती है, अगर वो एयर में और मॉइस्ट में रहे तो उसके बाद ह्यूमिडिटी में रहने के बाद वो थोड़ी सी गल जाती है, फिर वहीं से मशरूम्स और मोल्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, वो वहाँ से ही अपना ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम उनको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो सैप्रो मीन्स क्या होता है, सैप्रो मीन्स डिकेइंग मैटर, और फाइट मीन्स प्लांट। ठीक है, तो जो डेड एंड डिकेइंग से हमारा अपना फूड प्रोवाइड करते हैं, हम उनको सैप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, तो द प्लांट्स दैट लिव एंड फीड, द प्लांट्स दैट लिव एंड the plants that live and feed on dead and decaying, on dead and decaying, dead and decaying organic matter are called सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब देखो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मैंने क्या बताया है, जो भी प्लांट्स अपने को मतलब लिव रहने के लिए वो क्या करते हैं, जो अपनी फूड है वो कहाँ से फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो गल जाती हैं चीज़ें वहाँ से वो अपना ग्रो करने स्टार्ट करते हैं, उनको हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ में आ गया? इसके लिए एग्जाम्पल कॉमन प्लांट्स लाइक मशरूम, मोल्ड्स। ठीक है, मशरूम हो गया, मोल्ड्स हो गया, ये क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल हैं किसके, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के। ठीक है, अब देखो जैसे आपने फंजाई भी देखी होगी, फंगी भी बोलते हैं, फंजाई भी बोलते हैं, तो ये फंजाई कब कॉमनली ग्रो करती है, जब रेन हो जाती है। रेन के बाद जब वाटर कलेक्ट हो जाता है उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे फंजाई या फंगी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो आप लिख सकते हो फंगी आर कॉमनली सीन, फंगी आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग रेन। ठीक है, या तो बारिश हो रही है उस टाइम दिखाई देती है, या फिर आफ्टर द रेन, एंड आफ्टर द रेन। ठीक है, या फिर ये ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेन। ठीक है, बात एक किया ड्यूरिंग रेन एंड आफ्टर द रेन, हमें मतलब फंगी कब दिखाई देती है, या तो बारिश के टाइम में ही दिखाई देगी या फिर बारिश होने के बाद। ठीक है, ये पूरा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन था। अब देखो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे कि हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। तो थर्ड हेडिंग डालिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी, जैसे मशरूम होता है तो मशरूम जो वाइट कलर के ऊपर से अम्ब्रेला टाइप की बन जाती है, तो हर जो मशरूम होती है हर जगह की खाने के खाते नहीं है हर किसी को। मशरूम्स जो हमारी अलग से फील्ड को मतलब डेड एंड डिकेइंग डालने के बाद, फर्टिलाइज़र डालने के बाद उनको ग्रो किया जाता है, उन मशरूम्स को हम ईट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी ग्रो हो हम उन्हें ईट कर लेते हैं। हर मशरूम नहीं खाई जाती है, उनकी अलग से फील्ड में मतलब खेती में की जाती है, उनको ग्रो किया जाता है, डेड और डिकेइंग रखने के बाद उनको फीड किया जाता है। ठीक है, अब थर्ड डालिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले भी बताया था, जो प्लांट्स हमारे इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं, हम उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के जैसे मैंने आपको बताया था, पिचर प्लांट होता है और हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, अपना फूड ये इंसेक्ट से लेते हैं। ठीक है, हम उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। तो दीज प्लांट्स ईट द इंसेक्ट्स। ठीक है, ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं जितने भी हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। तो ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं? दे फीड ऑन एनिमल्स, ये डिपेंड होते हैं एनिमल्स के ऊपर अपने फूड के लिए। ठीक है, तो दीज प्लांट्स which feed on animals। ठीक है, जो एनिमल से अपना फूड लेते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम हर्बीवोरस प्लांट्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में रखते हैं, हम उनको जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड, हम इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी बोल सकते हैं या फिर हम इनको कार्निवोरस प्लांट्स भी बोल सकते हैं। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स। हम इनको कार्निवोरस प्लांट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था कॉमन प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। ठीक है, जो फ्लाई ट्रैप प्लांट है और पिचर प्लांट है, मैंने आपकी इनको स्ट्रक्चर भी बताई थी कि फ्लाई ट्रैप प्लांट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पिचर प्लांट की कैसी होती है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। इसमें ये इंसेक्ट कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब इंसेक्ट इनके हेयर के टच में आ जाते हैं तो इनके हेयर्स फिर क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जैसे ही इंसेक्ट इनके मिड में आता है, बीच में आता है, उसके बाद इनकी जो लीव्स हैं वो बंद हो जाती हैं और ये जो इनका डाइजेस्टिक जूस होता है वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो लिखिए व्हेन insects touch the hair of Venus flytrap plant। ठीक है, जब उनको टच करते हैं देन इट कम्स mid of leaves, then leaves are closed। ठीक है, लीव्स क्या हो जाती है? क्लोज होती हैं। तो डाइजेस्टिव जूस डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स। ठीक
ठीक है, उनके अंदर डाइजेस्टिक जूस होता है, वो इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर होता है। तो कह सकते हो द डाइजेस्टिक जो डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स इनसाइड द प्लांट या